नमस्कार, आदाब। इस वक्त पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है चीन से आए हुए डीप सीक की, और डीप सीक ने किस तरीके से ओपन एआई को रीडिफाइन कर दिया है, चैट जीपीटी को चुनौती दी है। इस पूरे रेस के बीच में भारत की एआई को लेकर जो एम्बिशंस हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जा रहे हैं जहां वो एआई समिट में शिरकत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे मिस्टर विजय राय, जो ग्लोबल एआई कंसोर्शियम ऑफ द कॉमनवेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सेंटर फॉर डेटा सॉवरेनिटी के साथ भी जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया स्मिता जी। सर, सबसे पहले तो अगर इस वक्त बताएं कि आप इंडिया को कहाँ पाते हैं एआई के रेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस में, बिटवीन जो मेन लड़ाई है वो तो लगता है यूएस और चाइना के बीच में है, इंडिया कहाँ प्लेस्ड है? आई थिंक आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा विश्व स्तर पे हो रही है और हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी सार्थकता का प्रमाण सबके पास है। एक बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है आज कि भारत विश्व में वैश्विक स्तर पे एआई की रेस में कहाँ खड़ा है। हमने कहा कि हम तो विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के हिसाब से एआई फॉर ऑल विजन हमारा है। तो हम एक समावेशी कल्चर के साथ में भारत एक ग्लोबल साउथ हो या भारत एक ग्लोबल लीडरशिप का एक चेहरा हो उभरते हुए विश्व में, वो भारत को विश्व के मानचित्र में मोदी ने दिखाया। आपने देखा होगा G20 के समय जब ग्लोबल लीडर्स आए हमारे भारत में, तब भी हमने एआई के ऊपर ग्लोबल लीडर्स से बहुत वैश्विक स्तर पर चर्चा करी और उनमें 2-4 चीज़ों के ऊपर खास करके चर्चा करी। वो था डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एथिक्स, एआई। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन है। और स्टार्टअप्स, कौन से स्टार्टअप्स? सिर्फ ब्रिक एंड मोर्टार स्टार्टअप्स नहीं, सिर्फ ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स नहीं। आज ई कॉमर्स इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बोथ कंज्यूमर्स मार्केट एज वेल एज टैलेंट मार्केट। एआई का डेवलपमेंट टैलेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है और एआई का डेवलपमेंट डेटा के बगैर पॉसिबल नहीं है। और जो ये डेटा की बात चल रही है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा पॉपुलेशन 1.5 बिलियन, किसी दूसरे के लिए इससे बड़ा एक यूज केस एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। तो आज ऑलरेडी हम यूएस और चाइना के साथ मिल के कदम ताल मिला के चल रहे हैं। ज़रूरत हमें यह है कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करें। आपको पता होगा भाषिनी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट इंडिया का है जो इंडाइजिनस लैंग्वेजेस को प्रमोट करता है। आज हमारी डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन में आईटी और आईटीएस कंपनीज विश्व स्तर पर ग्लोबल लीडर्स हैं। इसलिए क्योंकि हमने समय रहते इस चीज़ को जाना कि सर्विस इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है उसका। सर, आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की। ये सही है कि हम, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है ऑन एआई ऑल्सो, पर ये भी हकीकत है कि शायद उसमें से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो एक्चुअली ओरिजिनल फाउंडेशनल मॉडल्स पर काम कर रहे हों, अपनी जो है लैंग्वेज मॉडल्स पूरी तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप कर रहे हों। तो हाउ डू वी इंश्योर कि ऐसे मॉडल्स को और ज़्यादा प्रमोशन मिले, ताकि हम सिर्फ एक कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी ना बने, हम जिस तरीके से यूएस और चाइना कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ओपन एआई, हम वो मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बन रहे हों? बिल्कुल, एआई एक काइनेटिक एनेबलर है भारत के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक विकास जो होता है हमारी विकास के लिए, और हमारी खास करके विकसित भारत के लिए। आज हमारी इतनी बड़ी टैलेंट जो कि वर्ल्ड के कोने कोने में काम करती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आज बिल्कुल सही पूछा आपने, हमारे को ग्लोबल टैलेंट, एआई टैलेंट को लेके आर्टिफिशियल जनरल रिसर्च, एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रिसर्च पे काम करना जरूरी है। फाउंडेशनल रिसर्च पे काम इंडिया ने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक दूसरे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट थे। आज ये चर्चा है कि क्या हम डीप सीक के साथ, जो कि फाउंडेशनल रिसर्च को एक बहुत ही अफोर्डेबल सोल्यूशन बताता है, क्या हम अपना समय उसको फिर से दोबारा करने में शुरू करें या उसी फाउंडेशन मॉडल्स को लेके? तो मेरा कहना यह है कि फाउंडेशन मॉडल्स को हम लेके उस पर कटिंग एज ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस क्रिएट करें। जैसे हमने यूपीआई क्रिएट किया, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, बट जो यूपीआई हमने किया, आज वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। आज दुनिया के कई देश हमसे मांग रहे हैं, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं,
जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो हमसे सारी की सारी चीज़ें मांग रहे हैं कि हमें इंडिया स्टैक दो, ONDC दो हमें। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो हैज़ गॉट अ लार्ज यूज़र बेस है उसका हमारा, इसलिए हमने फाउंडेशन मॉडल्स को ज़रूर रखा है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के साथ में फ्यूज़ करके, और अगर हम कटिंग एज एप्लीकेशंस, यूज़र केसेस बनाएं, तो मुझे लगता है कि वो सिटीजन एम्पावरमेंट भी करेगा और डिफरेंट सेक्टरों में, एग्रीटेक में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, नॉट ओनली इंडिया के लिए बट भारत के साथ कई और देशों को भी इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। आज हम वहाँ एक बहुत लीडरशिप रोल ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं। जैसा ये आपने बताया कि डीप सीक ने आकर जो तरीके से ना केवल इन टर्म्स ऑफ कि अचानक से आया, दूसरी बात है कि द कॉस्ट इन्वॉल्व, कि इतने कम कॉस्ट में कंपेयर टू ओपन एआई या चैट जीपीटी एक मॉडल का आ जाना, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के रिसर्च में तो पैसा लगता है। तो वो जो रिसर्च फंडिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना मनी डाल रही है? हमने एक इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, और प्राइवेट फर्म्स किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एलिमेंट हमारे AI फॉर ऑल इंडिया मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज हमारी फंडिंग जहां US और चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स से इन्वेस्ट करते हैं, उसकी अपेक्षा में हमारी फंडिंग कम लग सकती है, बट हमारा पॉपुलेशन बेस भी उससे बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको देखना है, इफ़ यू वांट टू फीड, अगर आप दुनिया को, इंडिया को खिलाना भी है, उनको शिक्षा भी देनी है, बहुत सारी योजनाएं भारत में चल रही हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपया उसमें लगा हुआ है। तो हमें ये देखना है कि उन योजनाओं को सिटीजन एम्पावरमेंट करके उनको लाभार्थियों को लाभ पहुंच सके। और आज आप कह रहे हैं कि फाउंडेशनल रिसर्च की बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए भारत ने आज AI मिशन को दिया है। बजट में AI के ऊपर और रिसर्च के ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का बजट आउटले अभी आपने देखा होगा। नेशनल रिसर्च अनुसंधान मिशन के अंतर्गत आपने देखा कि स्टार्टअप्स को और डीप टेक्नोलॉजीज़ को कितनी सराहना की गई है, उनको कितना इनेबल किया जा रहा है। आपने चंद्रयान को देखा, एक इतना बड़ा एग्जाम्पल हमने सेट किया वर्ल्ड में कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में हमने चंद्रयान को लैंड कराया वहाँ पे। आज देश के अलग अलग देश के लोग चंद्रयान जैसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं जो कि अफोर्डेबल हो। सो अफोर्डेबल इनोवेशन एंड फ्रूगल इनोवेशन इज द वे, जो ये तरीका ये इंडिया का है, वो आज से नहीं शुरू से ही रहा है। अब हमारे को ये देखना है कि ग्लोबल AI टैलेंट को ले आके, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ को, जो कि इंडिया स्टैक हो, जो इंडिया जैसा ओपन AI हो, इंडिया जैसे मॉडल्स को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करें हम। एक्सपेंसेस हैं, बट भारत सरकार बहुत ही प्रगतिशील है इस डायरेक्शन में, और मोदी जी का जो मिशन है कि AI फॉर ऑल, वो एक समावेशीकरण का मिशन है। वो अकेले इंडिया को नहीं देखना चाहता है, वो विश्वगुरु बनना चाहते हैं। तो विश्वगुरु तभी बन सकते हैं जब हम सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसमें साथ रहे। आज AI में इतनी एकेडमीज खुल रही हैं, एजुकेशनल अपस्किलिंग हो रही है, और ये ज़रूरत है आज हमारे देश में एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। तो इंडिया AI का टैलेंट पावर हाउस होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जस्ट अ फाइनल क्वेश्चन सर, टिल सच टाइम कि हम अपने मॉडल्स डेवलप करें, इस दौरान इंडिया कीपिंग इन माइंड कि हम कल्चरली एक सेंसिटिव कंट्री हैं, डाइवर्स कंट्री हैं, हम अपने भाषिणी का जिक्र किया, हमारी लिंग्विस्टिक रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है लैंग्वेज मॉडल्स में, जो एग्जिस्टिंग फॉरेन AI मॉडल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ओपन AI सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनको लेकर इंडिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? हमने अभी बहुत ही विगत कुछ महीनों में और पिछले कुछ 1-2 सालों में ये जब चर्चा छिड़ी कि सिक्योरिटी ऑफ पीपल, लोगों की पर्सनल सिक्योरिटी, उनकी डेटा एसेट्स की सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ आपने आज से नहीं, सालों से फॉरेन बैंक से हमारे यहाँ, सालों से हमारे यहाँ विदेशी कंपनियाँ काम कर रही हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि आज अगर इंडिया में वो काम कर रही हैं तो इंडिया एज ए बिगेस्ट मार्केट लीडर, एक बिगेस्ट ग्रोइंग कंट्री में काम कर रही हैं, और उनके GCCs जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो टॉप ऑफ द कंपनीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडियन टैलेंट, अफोर्डेबल सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आज हम कह रहे हैं कि हम 10,000 GPUs बनाने की बात करें इंडिया में। सेमीकंडक्टर चिप्स में इंडिया आगे नहीं था, सेमीकंडक्टर मिशन बनकर तैयार हो गया, उसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ गई, टाटा जैसी कंपनी, बड़ी कंपनीज आ गई हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके। सवाल ये है कि हम कितना जल्दी उस टेक्नोलॉजी को इंडाइजनाइज करके, अपने देशीकरण करके उसको देश के हित में उसका यूज़ कर सकें, और फॉरेन कंपनीज को बता सकें कि देखिए हमारे अपने मॉडल्स तैयार हैं, आप अपने मॉडल्स में
एक लिमिट होगी जो कि कंट्रोल्ड एक्सेस होगा आपका, और वो डेटा आप जब शेयर करेंगे तो कंसेंट से शेयर करेंगे हमारे साथ। तो ये सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि जब तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक अपनी डिजिटल रेडीनेस पूरी तरीके से खुद कंट्रोल में नहीं होगी आपके, तब तक तो किसी भी देश के लिए खतरा रहेगा, चाहे वो यूएस हो। आपने देखा अमेरिका में भी कितने लीकेजेस हुए, कितने सारे घटनाएं हुई, कितने सारे एस्पायोनेज हुए। तो आज ये डेटा के साथ में और एआई के साथ में एक वॉर है कि विच डेटा, what kind of data, what quality of data, तो defining who owns the data, what is the right data and wrong data, because large data sets are there। जब तक कि आपके पास right data, बस ये बात ज़रूरी है कि आज हमारे देश में सिक्योरिटी को लेके, सोशल मीडिया को खास करके लेके एक बहुत बड़ा एक विचार है इसके ऊपर कि हाउ डू वी रेगुलेट सोशल मीडिया। ट्विटर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, टिकटॉक इंडिया ने बैन किया। ये बैन करने का बहुत सारा इसके पीछे काम चल रहा था कि कौन सी कंपनीज डेटा शेयर कर रही हैं। सो इंडिया ने अपने गार्ड रेल्स ऑन कर दिए हैं, सब कुछ पता है हमें कौन कहाँ क्या लेके जा रहा है। जस्ट एक बात यह है कि हम रिएक्ट नहीं करना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक डेटा एसेट्स और नेशनल एसेट्स जो है हमारे, सबसे पहली सिक्योरिटी वो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी। अब हमारी जो डिजिटल बॉर्डर्स और हमारे फिजिकल बॉर्डर्स वो सिक्योर हो, और हमारे जो डेटा एज अ इनविजिबल थिंग इज देयर, जो उसकी सिक्योरिटी भी हम साथ में लें। उसके लिए डीपीडीपी रूल्स हम बना रहे हैं, उसके लिए डीपीडीपी एक्ट के अंतर्गत उसके गवर्नेंस मैकेनिज्म है, पेनल्टी मैकेनिज्म्स हैं। यहाँ तक कि ईयू लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि 5 से 8% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यूज ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी कैन बी सूड एज ए पेनल्टी, जो वायलेशन आप करेंगे इसके ऊपर में। ये भी देखना होगा कि इसकी वायलेशन में डेटा की कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, कितने सारे विवाद होते हैं इसको। तो इसको करने के लिए एक यात्रा है, एक जर्नी है ये। और इंडिया जैसे जैसे अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि उसमें कई बाधाएं भी आएंगी, बट अभी हम लोगों ने कम से कम सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस, चैम्बर्स, सोसाइटी और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, सबको लेके हमने बृहद चर्चा करी है कि इसके इम्प्लीकेशंस देश में क्या होंगे। और आज हमारी सबसे बड़ी बात है कि संप्रभुता, जो आज डेटा की और हमारे देश की संप्रभुता बहुत ज़रूरी है, तभी जाके विकास स्थिर होगा और तभी संभव होगा कि हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ें और देश को एक नया आयाम। इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, ब्रीफली, क्योंकि इंडिया में अभी हम जिस तरीके की हमारे यूथ डेमोग्राफिक की बात करते हैं, जॉब क्राइसिस इज स्टिल अ वेरी रियल कंसर्न। इन सब के बीच में एआई आने वाले सालों में विल इट बिकम अ फोर्स एम्पलीफायर इन क्रिएटिंग जॉब्स, या वो टूल बन सकता है लेकिन हम अभी उस तरीके से लोगों को स्किल नहीं कर रहे हैं टू बी एबल टू यूज एआई? क्या हम वो टैलेंट पूल क्रिएट कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज सबसे देश में एआई और जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस है। और जो डर है कि एआई आके लोगों की जॉब्स खा लेगा, ये भी कंप्यूटर जब आया था, मुझे याद है जब 1990 में जब इंटरनेट नहीं था, तब लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब कंप्यूटर आया तब भी लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोग डर गए थे, लेकिन कंप्यूटर ने नए जॉब्स क्रिएट किए। तो मेरा यही कहना है कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी एक एड है, ये नहीं एक सोल्यूशन है, एड है। आज हम सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने नहीं करी। क्वांटम कंप्यूटिंग लेड एआई डेवलपमेंट एक बहुत ही मील का पत्थर, जो कि सारी दुनिया में किसी भी नेटवर्क्स को जाके तोड़ सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग इट इज मच फास्टर। कितना फास्ट होगा वो, अब हम उस लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो अब नए आयाम हैं, और जो मैं ये कहता हूं कि अगर आप पुराने विचार को लेके चल रहे हैं, पुरानी एक्सेल को और एमएस एक्सेस को सिर्फ यूज करके चल रहे हैं, वो जरूरी है हमारे लिए। बेसिक डिजिटल लिटरेसी जिसकी हम बात करते हैं, डिजिटल लिटरेसी एक बहुत जरूरी है पहले। इसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने सारे फ्री ओपन कोर्सेज हो रहे हैं। आज हमारे आईआईटीज, आईआईएम्स और भी सारे बिजनेस स्कूल्स में इतने सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए जो अभी हमने कभी देखा नहीं था पहले। ये स्टार्ट हुआ था बहुत साल पहले बिजनेस एनालिटिक्स से लेके, अब वो डेटा एनालिटिक्स, एआई, एमएल, डीप टेक, सारे आईओटी, सेंसर्स, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, इन सारे टेक्नोलॉजीज का मिश्रण है। तो एआई पावर्ड डेवलपमेंट, एक होता है एआई अलोन, कुछ नहीं है उसका मतलब, एआई पावर्ड डेवलपमेंट, एंड उसके पीछे भी क्वांटम पावर डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि अभी थोड़ा सा कमजोर है, बट देशों में, कई देशों में इसके ऊपर आईबीएम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी काम किया है और बहुत तेज़ी से इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डेवलपमेंट्स हो रही है। हमारे को इंडिया को लीप फ्रॉग करने के लिए नेक्स्ट लेवल में लेवल 5 टेक्नोलॉजीज चाहिए, जो कि प्रूवन हो फ्रॉम लैब टू मार्केट। आइडियाज़ की कमी देश में नहीं है हमारे यहाँ,
कहीं भी नहीं है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, लेकिन उस आइडियाज़ को लैब में ले जाके प्रोटोटाइप क्रिएट करें, और प्रोटोटाइप क्रिएट करें हम उसको मार्केट में ले जाएं। ये चैलेंज हमारा होगा, ना कि लोगों को पढ़ाएं सिर्फ डिग्री देने के लिए, बट उस डिग्री को लेके इंटीग्रेटेड लर्निंग की जरूरत होगी कि एआई एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग इन द जर्नी, जहां पर लोग पढ़ें और इंडस्ट्री में 70% ट्रेनिंग करें। और हमने इसके ऊपर पहल करी है। स्किल यूनिवर्सिटी बनी इंडिया की पहली, जिसका मैं बोर्ड मेंबर रहा इंडिया में, हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। उसमें हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि सारे सीईओज को ले आए, क्या कोर्स करिकुलम होना चाहिए, इंडस्ट्री की नीड्स क्या है, एस्पिरेशन सर्वे करी हमने, लोगों की मानसिकता क्या है, वो कहाँ क्या चाह रहे हैं, क्या दुख दर्द है उनका, सारा डेटा कलेक्ट किया, और उसको हमने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल बनाया जो जर्मनी में था। आज भी जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन मॉडल्स ऑफ लर्निंग इज वेरी वेल, सबको पता है। तो हमने उसको कहा कि 70% इमर्सिव लर्निंग, 30% इन द क्लासरूम लर्निंग। अगर ये मॉडल हम करें तब जाके हमारा सक्सेस होगा। उसमें हम केस स्टडीज भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, स्टाइपेंड भी पे करें लोगों को, ताकि वहीं से उसकी शुरुआत हो जाए। और जो लोग अच्छा काम करें उसको इंसेंटिवाइज करें, सरकार ग्रांट्स दे उनको। कई ग्रांट्स हैं, कई कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स हो रही हैं, जिसमें इंडियन टैलेंट को करोड़ों रुपए की तनख्वाह मिल रही है बाहर की विदेशी कंपनियों से। तो आज एआई में कोडिंग और प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। मेरी एक मानसिकता है कि एआई फॉर एआई भी है आज की डेट में, कि एआई खुद का एआई क्रिएट करता है। तो अब तो एआई की कोडर्स की भी जरूरत नहीं है, आपको एआई फॉर एआई खुद डेवलप कर रहा है अपने लिए एआई। तो क्या करें हम, कैसे प्रोडक्टिव एआई हो, कैसे रेस्पॉन्सिबल एआई हो, लोगों को ये भी बताना है। इसमें बहुत बड़ा मार्केट है। सेकंड लास्ट ये है कि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा मार्केट है और इंडिया उसका एडवांटेज ले सकता है। इंडिया कैन बिकम अ विश्वगुरु इन दिस वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हमारे पास लाखों करोड़ों साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत आने वाले कई सालों में होगी, बिकॉज जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं वैसे मॉन्स्टर्स भी क्रिएट करते जा रहे हैं। उनको एड्रेस करने के लिए हमें साइबर नेटवर्क हमारे पास है, एनक्रिप्शन नेटवर्क्स चाहिए, साइबर रेजिलियंस कैसे हो। अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कोविड आ गया, हमने देखा कोविड में कैसे हमने टीकाकरण करा, पूरे भारत ने विश्व को एक नया लीडरशिप दी। ये नहीं कि हमने सिर्फ वैक्सीन बनाई कोवैक्सीन, बल्कि हमने उसको कोवैक्सीन एट स्केल एंड स्पीड कैसे इंप्लीमेंट करा हमने। तो एआई एट स्केल, एआई एट स्पीड, एआई स्ट्रैटेजी फॉर द कंट्री विच इज राइटली देयर, जो आज की डेट में एआई फॉर ऑल मिशन है हमारा। उसके अंदर फंडिंग भी है और फोकस भी है हमारा, है कि हमने 10,000 जीपीयूज क्रिएट करने हैं। क्वांटम के ऊपर काम चल रहा है, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के ऊपर काम चल रहा है, स्मार्ट मोबिलिटी मिशन के ऊपर काम चल रहा है। तो इंडिया इन सारे सेक्टर्स में स्किल्स को डेवलप करके, ईवी सेक्टर में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, उसको आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन सकता है पूरे विश्व के लिए। तो जैसा कहा जाता है कि आने वाले दिनों में एआई की वजह से आपकी नौकरियां खत्म नहीं होंगी। अगर आप एआई नहीं जानते हैं तो उसकी वजह से जो है शायद नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की टैलेंट पूल की कोई कमी नहीं है, लेबर मार्केट ह्यूज है। इंडिया के जितने टैलेंट हैं आप देखेंगे सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में बड़े से बड़े जो बिग टेक फर्म्स हैं उसमें सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, आपको सारे इंडियन नेम्स वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एआई में लीपफ्रॉग करने के लिए जाहिर सी बात है रिसर्च फंडिंग से लेकर जो इंटेंशंस पेपर में दिखाई जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का ये जो फासला है उसे जल्द से जल्द तय करना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका विजय राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।